हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज के सेशन में हम आगे के जो चाइल्ड पेडागोजी है उसके और 30 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हम लोग जो हमारी टीम है, हम लोगों ने सोचा है कि अब क्योंकि एग्ज़ाम्स आने ही वाले हैं, चाहे वो पीसीएस आरओ एआरओ हो या और भी इस तरह की जो भर्तियां हैं, और इवन जो मई में यूपी पीसीएस होने वाला है, उन सब के लिए हम लोगों ने जो सोचा है कि स्ट्रैटेजी है वो ये है कि हम लोग जीएस के सब्जेक्ट वाइज हम लोग आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे, और सब्जेक्ट में भी हम उसको टॉपिक में डिवाइड करेंगे। तो हर टॉपिक से हम आपको फाइनेस्ट जो एमसीक्यूज़ होंगे, जो आपको जल्दी हर वीडियोस में या हर साइट पे अवेलेबल नहीं होते हैं, अलग अलग बुक्स का जो निचोड़ होता है वो हम आपको ला करके देंगे आपके इस एक वीडियो में। और मैं आपको इसका अश्योरेंस देती हूँ कि लगभग आपकी 85 टू 90% तैयारी उस एक टॉपिक के एमसीक्यू सॉल्व करने पे हो जाएगी। अब देखिए बाकी के जो 10% रह जा रहे हैं, तो देखिए ये तो कोई भी कभी नहीं कह सकता है कि उसकी तैयारी जो है वो पूरी 100% की है। तो इसलिए मैं आपको इस बात की एश्योरिटी दे सकती हूँ कि आपकी इतनी तैयारी तो हो जाएगी। तो आप बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब किए करके तुरंत इसको देर मत करिए। और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, जब भी हमारा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उस तरह की प्लेलिस्ट हम अलग बना देंगे, तो उसमें वो जीएस का अच्छे से हम कवर करेंगे। फैक्चुअल के साथ साथ कंसेप्चुअल कंसेप्ट भी उसमें कवर कराए जाएंगे आपको। तो अब आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। तो आज के सेशन को स्टार्ट करती हूँ मैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। तो 4 ऑप्शन हैं, चारों ही आपको लग रहा होगा कि अपने अपने आप में सब सही हैं, लेकिन जो आप अगर इसको थोड़ा सा अप्लाई करके देखें अपने ऊपर कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, अगर टीचर आपसे ऐसा कुछ करने कहता कभी, तो उसका जो सही ऑप्शन होगा वो है कहानी कहना। जब आप बच्चों को कहानी कहेंगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा सेशन, और फिर उसके बाद वो बच्चे इंटरेस्ट लेकर के आपका सेशन, आपका क्लास पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ आप लोग छोटे बच्चे नहीं हैं, वरना हम लोग भी कहानी कहने का प्रयास करते। तो खैर, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये आप सब अच्छे से आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। अनुशासन बनाए रखना तो देखिए ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है, क्योंकि शिक्षा हमारी बाल केंद्रित है ना, समझ रहे हैं आप? तो विद्यार्थियों की कठिनाई दूर करना हमारे लिए, एक शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप अगर आप किसी बुद्धिमान छात्र के सामने हैं तो आप क्या करेंगे ऐसे में? वो जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, यानी जितना वो है उतने में आप सेटिस्फाई रहेंगे। आंतरिक गृह कार्य ही नहीं देंगे, बिल्कुल गलत बात है ये तो। उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, ये भी बिल्कुल गलत बात है। तो यहाँ जो आपको समझ आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही ऑप्शन है। जितना और वो अच्छा कर सके उसके लिए आप उसको मोटिवेट करते रहेंगे। ठीक है। ये सब थोड़े से सेंस, कॉमन सेंस वाले, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप इसको एप्लीकेशन करते हैं किसी सिचुएशन में इसका, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था। किंडरगार्टन पद्धति जो प्री प्राइमरी के बच्चों को जिस पद्धति से पढ़ाया जाता है, उसका जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? तो ये है मिस्टर फ्रॉबेल। इन्होंने किंडरगार्टन का प्रतिपादन किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है, साधन संपन्न से मतलब आप क्या लेंगे? कि उसके पास बहुत ज़्यादा अच्छे वो होने चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए, या क्या होगा? आप इसका आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर है, ना ही धन संपदा, ना ही अधिकारियों का उच्च स्तर, इसका जो है आंसर प्रसिद्धि भी नहीं है। उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये देख करके समझ में आ जाना चाहिए। तो अब आगे क्वेश्चन नंबर 6, सीखने की प्रक्रिया, सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। ये किस टाइप का स्टेटमेंट है, हमको ये बताना है। तो सकारात्मक, नकारात्मक, या कुछ भी उसका इफेक्ट नहीं होगा, शून्य होगा। तो यहाँ जो आंसर हो रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये पॉजिटिव, नेगेटिव और मतलब न्यूट्रल,
कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। तो ये है एबिंगहॉस, इन्होंने इस टाइप के निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, चिंतन संज्ञात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? ये भी बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है विद्वानों को और उनके सारे स्टेटमेंट्स और सिद्धांतों के बारे में, तो आप इसे कर ले जाएंगे। इसका सही आंसर है रॉस। रॉस ने चिंतन संज्ञात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है जैसा स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कोई भी स्किल सीखने की पहली अवस्था क्या हो सकती है? थोड़ा सोचिए और सोच करके आंसर करिए। यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय या अनुकरण। देखिए सभी यहाँ अपने अपने आप में हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप स्किल जब डेवलप कर रहे होते हैं अपने अंदर तो ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन पहली अवस्था जो है वो यहाँ पे है अनुकरण। सबसे पहले तो आप फॉलो करते हैं, जब आप कोई स्किल सीखने जाते हैं तो उस स्किल में महारथी जो आदमी होगा, सपोज करिए आपको कुकिंग सीखनी है, वो स्किल सीखनी है, तो आप सबसे पहले किसी अच्छे शेफ़ का वीडियो उठा के देखेंगे, उसके बाद उसको फॉलो करेंगे, वो कैसे कैसे अपनी कुकिंग में क्या क्या करता है, वो सब कुछ फॉलो करने के बाद आप उस स्किल को सीखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, वाणी दोष नहीं है, यहाँ पूछ रहा है नहीं है, इनमें से कौन सा है जो वाणी दोष नहीं है? देखिए ध्वनि परिवर्तन, अस्पष्ट उच्चारण, ये तो है। धीमी या तेज़ गति से बोलना, ये आई थिंक ये ध्वनि दोष नहीं है, क्योंकि अगर आप धीमी या तेज़ गति से बोल करके कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आपका जो फ्लक्चुएशन होगा आपके लेक्चर्स में, तो वो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो नीरसता का अनुभव नहीं होने देगा। वो थोड़ा सा सतर्क रह के बैठेंगे, क्योंकि आप एकदम से तेज़ तेज़ बोल रहे हैं और आप धीमे धीमे बोलने लगेंगे तो वो बच्चे चौंकेंगे, देखेंगे कि क्या हुआ। तो इस तरह से वो, तो हम लोगों को बीएड में सिखाया भी गया था कि अपने लहजे में, अपने हर चीज़ में आपको उतार चढ़ाव करके ही मतलब लेक्चर्स अपने देने हैं। तो ये सब कंसेप्चुअल है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? यहाँ इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात हो रही है। इंटीग्रेटेड लर्निंग जहाँ विशेष और सामान्य बच्चों को साथ में लेकर के पढ़ाई कराई जाती है। तो वहाँ के जो, अब ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मल फैकल्टी वहाँ पे एडजस्ट कर सकती है, नहीं, वहाँ के लिए थोड़ा सा अलग फैकल्टी होती है जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। इस क्षेत्र में फैकल्टी को ट्रेंड होना चाहिए, तभी वो ऐसे कॉलेज में पढ़ाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व होता है? बताइए किसका विशेष महत्व होता है? सामाजिक विकास के लिए तो ज़रूरी है कि बच्चा खेले कूदे, ठीक है। खेल कूद से ही बच्चे का सामाजिक विकास अच्छे से हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षक प्रक्रिया में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? आप एक टीचर हैं, आप बताइए कि आप इनमें से किस ऑप्शन को चूज़ करके आप उस लर्निंग प्रोसेस को अच्छा बना सकते हैं और उसका ध्यान रखेंगे आप। तो इसका जो आंसर है, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, उनको अपने पूरे सेशन में आपको इन्वॉल्व रखना है, चाहे वो आप उनसे क्वेश्चन करिए, डायरेक्ट क्वेश्चन करिए, या उनको कुछ भी इस तरह की एक्टिविटीज़ दीजिए, लेकिन उनको इन्वॉल्व रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? यहाँ पे नहीं है बताना है। तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के जो गुण नहीं हैं वो बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, यानी जो इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं होता है, ये ऐसा कुछ यहाँ पे कह रहा है। बाकी जो देखिए नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, आत्मविश्वास, ये सब होता है। ये तो कोई नहीं कह सकता कि ये सब क्वालिटीज़ अच्छी है उसकी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है? क्या अर्थ है? मूल्यांकन किस लिए किया जाता है? ज्ञान दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए, जो आपने कितना ज्ञान में आप दक्ष हुए हैं, कितना अर्जित किया है, उसका मूल्यांकन करते हैं, वो अर्थ होता है। कक्षा अभिलेख, कार्य निष्पादन, छात्रों की प्रगति, इन सब से कहीं ज़्यादा
अहम होता है ज्ञान दक्षता का मूल्यांकन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है। आपने स्टार्ट तो किया, फिर उसको नियमित रखा, तो ये प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? मोटिवेशन, प्रेरणा। यानी अगर आप मोटिवेटेड रहते हैं तभी आप हर सुबह उठ करके अपने डेली टाइम टेबल को फॉलो कर पाते हैं। अगर थोड़ा सा भी मोटिवेशन डाउन हो रहा है ना, तो फिर आप थोड़ा सा अलग उसमें चले जाएंगे, आपको स्ट्रेस फील होगा पढ़ाई करने में। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी कार्य को जारी रखने और नियमित रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था। वो घंटी बजा करके कुत्तों को बुलाते थे और उनके मुंह से लार आती थी, फिर बाद में घंटी बजाना उन्होंने शुरू की। वो मतलब पढ़ा होगा आपने, तो ये कुत्तों पे उन्होंने प्रयोग किया था। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। कभी कभी बिल्कुल सीधे से इजी से क्वेश्चन आ जाते हैं, पुराने पुराने कई बार के रिपीटेड। क्वेश्चन नंबर 18 है, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ये संघनन का सिद्धांत जो है वो स्मृति से संबंधित है, मेमोरी से संबंधित है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 19, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे, ये तो मुझे लग रहा है सबको पता होगा, बार बार आने वाले को बहुलक कहते हैं। ठीक है, मीन मीडियन मोड पढ़ा होगा आप लोगों ने आपके सारे बीएड बीटीसी वगैरह में, तो ये वही है, बार बार जो आता है उसे बहुलक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? सीखने के 3 नियम आप लोगों को पढ़ाए गए होंगे, उनमें से कोई एक आपको बताना है जो नहीं है। तत्परता, प्रभाव, अभ्यास तीनों है। तनाव का नियम सीखने का कोई नियम नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 21, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? ये मतलब पाठ प्रस्तावना, जो प्रस्तावना होती है ना, जब आप स्टार्टिंग बिल्कुल कर रहे होते हैं लेक्चर का, तो वो जो प्रस्तावना आप बनाते हैं वो किस नियम पर आधारित होती है ये बताना है। वो होती है तत्परता का नियम। ठीक है, ये सब हर नियम अपने आप में इम्पोर्टेंस रखता है। आपको इसको इंडिविजुअली एक एक करके पढ़ना है अच्छे से। किसी अच्छी बुक को रेफ़र करिए या आप गूगल भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? यानी कि इनमें से बाकी जो 3 है उनका किया जाता है, पर एक विधि है जिसका नहीं किया जाता है। प्रत्याहान विधि का किया जाता है, तार्किक विधि का नहीं किया जाता है। तो तार्किक विधि जो है इसका प्रयोग बुद्धि मापन के लिए, स्मृति मापन के लिए नहीं करते हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, बस आगे 8 क्वेश्चंस और रह गए हैं। आप इसी तरह सेशन से जुड़े रहिए और कोई भी तरह की आपको परेशानी हो रही है सेशन को लेकर के या क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट है, तो आप हमें फीडबैक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? ये थे युंग। युंग ने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और इस तरह के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है ये बताना है। ध्यान आकर्षित करने के लिए उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की तीव्रता मतलब आप जैसे, वही मैंने पहले बताया कि आप एकदम से धीमे धीमे बात कर रहे थे, आपने देखा कि बच्चे बोर हो रहे हैं या बच्चों को नहीं समझ आ रहा है, तो आप एकदम से अपनी वॉल्यूम तेज़ कर देंगे और थोड़ा सा उसमें लहजे में परिवर्तन लाएंगे, तो उद्दीपन क्या होगा, आपका स्टिमुलेट हो जाएगा और फिर बच्चे चौंक करके वापस आ जाएंगे क्लास में कि ये क्या हुआ, एकदम से कुछ चेंज हुआ। तो उद्दीपन की तीव्रता ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 25, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? SOR ये भी एक टाइप की थ्योरी ही है, इसको प्रस्तावित किया है वुडवर्थ ने। ठीक है, वुडवर्थ की है ये SOR। इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? किसका नाम जुड़ा हुआ है? काफ़ी अजीब सा क्वेश्चन है, मैंने इससे पहले शायद किसी उसमें देखा भी नहीं है, या हो सकता है आप में से किसी ने पढ़ा भी हो। तो ये गाल्टन है, इसमें जो सुजनन शास्त्र के पिता कहे जा सकते हैं, गाल्टन। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 27, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये स्टेटमेंट है बिल्कुल सीधा सा। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ये अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो क्रो एवं क्रो जो थे उन्होंने सृजनात्मकता को लेकर के ऐसा स्टेटमेंट दिया था। ठीक है। 28, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? गोलमैन किससे संबंधित है? ये भी बिल्कुल फैक्चुअल है। देखिए इसमें संवेगात्मक बुद्धि जो है, गोलमैन का संबंध उसी से है। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है बताना है हमें। तो वो जो है आंसर वो है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम। तो यहाँ जो शामिल नहीं है वो बहु अनुक्रिया का नियम शामिल नहीं है, बाकी के तीनों उसमें शामिल हैं। ठीक है। सीखने के मुख्य नियम आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखिएगा। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? अब ये भी क्वेश्चन काफ़ी इस तरह के आते हैं कि कौन से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए क्या परीक्षण दिए हैं, क्या सिद्धांत दिए हैं। तो ये यहाँ पे जो आंसर है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। तो इस तरह से हम आज के सेशन को पूरा कर चुके हैं। आपको जो भी डाउट और क्वेरीज हो, जैसे मैंने कहा कि आप कमेंट ज़रूर करिएगा और इसको शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे रिलेटेड कोई क्विज़ भी आपको चाहिए हो, इस एग्ज़ाम के अलावा भी आपको और एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए क्विज़ अगर चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोड करिए और फिर अपनी तैयारी को वहाँ से आप देखिए कि कितना बेहतर आप कर पा रहे हैं। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।